अगर हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो एक तरफ जब हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट बनाए एंड जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, तो हम लोगों ने पावर को जनरेट करके रख लिया था। और वहीं पर दूसरी तरफ जो था, पावर की डिमांड थी, यानी कि लोगों को ज़रूरत थी कि भाई पावर उन्हें मिले, और एक तरफ पावर जनरेट हो रही थी। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का काम करा ट्रांसमिशन सिस्टम ने। तो ट्रांसमिशन सिस्टम ने क्या करा कि जो पावर टैप करा जहाँ पे पावर जनरेट हो रही थी, और उस पावर को वहाँ से लेके जो पावर की या यूज़र की डिमांड थी वहाँ तक पावर को पहुँचाया। तो ये है हमारा, एक कह सकते हो कि छोटे शब्दों में समराइज़ करूँ मैं अगर अपने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को, ठीक है। अगर हम इंडिया के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को देखें, तो इस तरीके का कुछ आप देख सकते हो, मैप पूरा भरा पड़ा है जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं इस तरीके से पूरी बिखरी हुई हैं, ठीक है। हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज की, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से पूरे सिस्टम में बिखरी हुई हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, तो ट्रांसमिशन लाइंस क्या है, ओपन टू एनवायरनमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी उनके ऊपर बारिश हो सकती है, ठीक है, हो सकता है एकदम से धूप निकल आए, बहुत तेज चटक धूप होगी क्योंकि हम लोग ऐसे रीजन में लाए करते हैं। वहीं पर हो सकता है बहुत तेज हवाएं चले, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, कभी ट्रांसमिशन लाइन हमारी ओपन टू एनवायरनमेंट है क्योंकि, तो कभी उन पे धूप होगी, कभी आंधी चलेगी, कभी बारिश होगी। तो यानी कि बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन जो लाइन है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, या कह सकते हो कि अनकन्वेंशनल या अनडिज़ायरेबल ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो सिंपली हमने जो लाइनें बिछाई थी उनका पर्पस क्या था कि पावर जो भी जनरेट हो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होते होते ट्रांसमिशन सिस्टम में जाए, एंड देन वहाँ से स्टेप डाउन होके धीरे धीरे हमारे कंज्यूमर तक पहुँचे, जो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। कोई हल्का कंज्यूमर है, जैसे हाउस होल्ड के हैं, तो उनके सबसे एंड में पहुँचे। कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर बीच में ही हम लोग उसे हाई वोल्टेज पे टैप करके उसे पावर दे दें। नाउ समस्या यहाँ तक नहीं थी, समस्या तब आती है जब कभी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इस तरीके की फायर आग लग जाए, हो सकता है आर्किंग हो जाए, आग लग जाए, या हमें इस तरीके के कुछ इफेक्ट देखने को मिले। नाउ ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं ये सब अंतर्गत आते हैं फॉल्ट के, और यहाँ से पिक्चर के अंदर शुरुआत होती है फॉल्ट की। तो आज हम लोग, पहला लेक्चर है हम लोग का स्विचर प्रोटेक्शन का, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। तो एक्चुअली आपने जितना भी कुछ देखा, ये सारी की सारी जो मेन वजह है वो सिंपल सा है कि क्योंकि हमारा जो पावर सिस्टम है उसके अंदर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो मेनली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि सिस्टम हमारा अच्छे से काम करता है, बट बिकॉज ये प्रोन टू एनवायरनमेंट है, ओपन टू एनवायरनमेंट है, तो इस पे आंधी तूफान बारिश सबका असर होता है। और जब भी ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर असर डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिस्टम आपका कह सकते हो माल फंक्शनिंग करेगा या डैमेज होगा, और वहीं से सिस्टम के अंदर आता है फॉल्ट। तो अगर हम लोग फॉल्ट की बात करें, तो फॉल्ट एक तरीके का डिफेक्ट होता है पावर सिस्टम में, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो उसके ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलते हैं हमने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, तो करंट नॉर्मली हमारा ट्रांसमिशन लाइन से जाना था, बट क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द आर्किंग, ठीक है, एक आर्क बन गई कंडक्टर से ग्राउंड की तरफ, जिससे क्या होगा, जो करंट हमारा टावर 1 से टावर 2 तक जाना था, या ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंड तक, सप्लाई एंड से रिसीविंग एंड तक जाना था, वो रास्ते में ग्राउंड चला गया। तो देखो क्या हुआ कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से करंट जो पाथ उसे लेना था उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट अगर परसिस्ट कर गया, ठीक है, चलो मान के चलते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा चीज आती है कि चलो फॉल्ट हो गया पावर सिस्टम में, तो क्या क्या करा जाए। तो भाई अगर मान के चलते हैं सिस्टम के अंदर फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो हो गई जब आपका इतना बड़ा, मैंने अभी इंडिया का मैप आपको दिखाया कि पूरे मैप जो है वो ट्रांसमिशन लाइन से भरा हुआ है। और इसके अलावा ये तो वो लाइंस हैं जो हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइंस हैं जिसको हम लोग एकदम फोकस करते हैं। इसके अलावा अगर अंदर जाके देखोगे तो और अरबों खरबों लाइनें बिछी हुई आपको दिख जाएंगी, जो कि लो वोल्टेज की लाइंस होंगी। तो क्योंकि एक तरीके की, ये आप समझ लो जैसे आपकी बॉडी की नस है, अगर उसके ऊपर हम लोग की जो शरीर होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा जो कवर दिया होता है, स्किन जो हमारा शरीर है उसके ऊपर, अगर हम ह्यूमन बॉडी का बात करें, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो एक जस्ट एन एग्जांपल बना रहा हूँ, तो ये जो हमारी स्किन है ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर नसें चल रही होती हैं, बहुत अनगिनत नसें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो नसें हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या कर रही हैं कि आपका जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो क्या है, जनरेशन का काम कर रहा है, और वो ही वहाँ से पावर पंप होते होते चारों तरफ पहुँच रही है। समझ में आ रही बात? ये एक जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या है कि आपका ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो क्या है, ये जो नसें हैं,
अब हमारे क्योंकि स्किन की प्रोटेक्शन होती है तो हमें सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती। आपका जरा सा कहीं हाथ पर छिल जाए और आपकी नस अगर ओपन टू एनवायरनमेंट हो जाए तो देखो कितनी ज़्यादा वहाँ पर जलन होती है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर हमें दिक्कतें होने लगती हैं। ओपन टू जैसी हमारी नस ओपन टू एनवायरनमेंट आती है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आप सोच के देखो कि पावर ट्रांसमिशन पूरा का पूरा ओपन टू एयर है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन। अब तो केबल का प्रोसेस शुरू हो गया, बट अगेन केबल जो होती है बहुत ही लिमिटेड रीजन को अभी उसने कवर करा है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो ओपन टू ऑल यानी कि ओपन टू एनवायरनमेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्योंकि एनवायरनमेंट के ओपन है तो सारा फैक्टर जो होगा वो असर डालेगा, तो फॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलो फॉल्ट हो गया, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने फॉल्ट को क्लियर नहीं करा, फॉल्ट को अगर आपने सॉल्व आउट नहीं करा, सॉर्ट आउट नहीं करा, फॉल्ट को क्लियर नहीं करा, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है वो है कि आग लग जाएगी। समझ में आ रही? तो इसीलिए अगर हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो आपको ये बात समझ में आनी ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन जो है वो उसका काम आता है जब फॉल्ट हो जाता है, यानी कि आफ्टर दी फॉल्ट। समझ में आ रही बात? ही आफ्टर दी फॉल्ट। तो फॉल्ट हम लोग अगर फॉल्ट को आपको रोकना है तो ये काम है आपका डिज़ाइनिंग का, कि पावर सिस्टम का डिज़ाइन बढ़िया हो, हम लोग जो सिस्टम चलाएं वो रेटेड कैपेसिटी पे चलाएं, तो चांसेस ऑफ फॉल्ट को मिनिमाइज करा जा सकता है। लेकिन एक बार फॉल्ट हो गया, देन पिक्चर के अंदर जो आता है वहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की। तो वहाँ से पिक्चर के अंदर प्रोटेक्शन जो है वो एंट्री करता है। तो प्रोटेक्शन जब भी इसके ऊपर मैंने देखा कई बार यूथ में मैंने क्वेश्चंस भी कराए यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के, तो एई और जेई के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये पूछा गया कि प्रोटेक्शन का क्या रोल है। तो प्रोटेक्शन का रोल है टू मिटिगेट द इफेक्ट और लिमिट द इफेक्ट, कि पावर सिस्टम की वजह से लिमिट द डैमेज। डैमेज को लिमिट कैसे करा जा सकता है? यानी कि मान के चलते हैं कि फॉल्ट हो गया किसी भी वजह से, तो उसके इफेक्ट को उसके इफेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, लिमिट कैसे किया जाए। क्योंकि अगर फॉल्ट परसिस्ट करके रह गया, अगर फॉल्ट होके रह गया, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम वो जला देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ जिसको हम लोग फॉल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर हमारा प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर की एंट्री होती है कि फॉल्ट एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, कैसे उसको, यानी कैसे फॉल्ट के बाद ये डैमेज ना हो, ये जले ना। ठीक है, तो फायर इज द एक्सट्रीम इफेक्ट जो कि फॉल्ट की वजह से हो सकता है, तो वो ना लगे, उसके ऊपर हम लोग पूरा काम करते हैं। नाउ अगर हम फॉल्ट की बात करें तो देखो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का आई होप आपको समझ में आ गया कि एंट्री कब होगी। एंट्री तब होगी जब फॉल्ट हो गया है, उसके बाद एंट्री होगी। समझ में आ रहा है? फॉल्ट होने से पहले जो है वो काम है डिजाइनिंग का, कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइनिंग कैसी, पावर सिस्टम का काम है कि भैया पावर सिस्टम में हम लोग कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं, लोड कितना है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की साइजिंग एंड ऑल दीज। लेकिन एक बार दिक्कत हो गई, फॉल्ट हो गया, देन हम एंट्री करेंगे। अब अगर आपको किसी भी फॉल्ट को टैकल करना है तो हमें उसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग फॉल्ट की बेसिक जानकारियों पर बात करेंगे। बहुत इन डेप्थ लेक्चर जो फॉल्ट का है वो हम लोग पावर सिस्टम की सीरीज जब कवर करेंगे तो वहाँ पर उसको कवर करेंगे। अभी हम लोग इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग फॉल्ट को बस इतना टच करेंगे जितने में हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन हमें समझ में आ सके। अब देखो आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रोटेक्शन जो है ये तभी पिक्चर के अंदर आएगी जब फॉल्ट होगा। तो अब फॉल्ट हो गया है, तुम बीमार पड़ गए हो, उसके बाद डॉक्टर अपना वहाँ पे तुम्हारा इलाज करेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि भाई अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हम भी एक तरीके के डॉक्टर हैं जो हम ट्रांसमिशन सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉल्ट है किस तरीके का, मतलब कि आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो बीमारी है, डिसीज़ है, वो कौन सी है, तभी तो क्योर करोगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फॉल्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो फॉल्ट की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे अगर हम लोग टाइम के बेसिस पे बात करें तो फॉल्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट और एक होते हैं परसिस्टेंट फॉल्ट, या फिर परमानेंट फॉल्ट भी कहते हैं। ये जो परसिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, इनको हम लोग परमानेंट फॉल्ट भी कहते हैं। परमानेंट मतलब जो होके रह जाते हैं, परमानेंट फॉल्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे फॉल्ट जो कि बहुत ज़्यादा समय तक प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा सा होता है, और पावर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड वाली है कि पावर को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो वापस से सिस्टम को हम लोग स्टेबल स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जैसे मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक होता है नॉर्मल ऑपरेशन जब सब कुछ सही चल रहा है, और एक होता है एबनॉर्मल ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं।
तो नॉर्मल से एबनॉर्मल हम चले गए बिकॉज ऑफ द फॉल्ट। अब अगर मान के चलते हैं बहुत ही थोड़े समय के लिए हम एबनॉर्मल गए, वापस से हम लोग नॉर्मल पोजीशन में पहुंच गए। सो आपको पता है इस टाइप की चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट। देखो ये शब्द जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ट्रांजिएंट हर वो चीज जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसकी लाइफ बहुत छोटी है, बहुत टाइम पीरियड बहुत कम है उसके एग्जिस्टेंस का, उसको हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिंक्रोनस मशीन की सीरीज कवर करी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि जब भी हम लोड को डालते हैं हटाते हैं तो अल्टरनेटर थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट होता है, देन सेटल होता है। ठीक है, चाहे हम कुछ भी करें। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट होती है जिसमें लोड जो अल्टरनेटर है वो स्टेडी स्टेट 1 से स्टेडी स्टेट 2 पर सेट हो रहा होता है, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो दो स्टेडी स्टेट के बीच की जो स्टेट होती है उसी को हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। तो एक बात समझो, ट्रांजिएंट फॉल्ट जो होते हैं कि मतलब ऐसे फॉल्ट जो बहुत ही थोड़े समय तक के लिए प्रेजेंट हो, ठीक है, डेट नो लॉन्गर प्रेजेंट, मतलब लॉन्गर प्रेजेंट ना हो, बहुत ज़्यादा समय तक ना ठहरें। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ऐसे फॉल्ट हो जिसमें अगर हम लोग पावर को डिस्कनेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे मान लो फॉल्ट आया, आपने क्या करा, पावर को थोड़ी देर के लिए ट्रिप कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा थोड़ी माइन्यूट सेकंड के लिए आपने ट्रिप करा, देन वापस से जब ऑन करा तो फॉल्ट जो था वो क्लियर हो गया। तो फॉल्ट अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए पावर को डिस्कनेक्ट कर दें तो सिस्टम वापस से रिस्टोर हो जाता है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको हल्की सी बुखार की लग रहा था, आपको रेस्ट की जरूरत थी, आपने रेस्ट लिया और आप जब सो के उठे तो आपकी तबीयत सही थी। तो ये होगा ट्रांजिएंट, आपकी जो बीमारी है ट्रांजिएंट है। ठीक है, कि थकान हो गई या कुछ हल्का फुल्का लगा रहा। परसिस्टेंट फॉल्ट क्या होते हैं, परसिस्टेंट फॉल्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो प्रेजेंट रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ द पावर बीइंग अप्लाइड, मतलब एक बार अगर फॉल्ट हुआ तो वो होके रह जाएगा, भले ही आप पावर को थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करो या डिस्कनेक्ट करो। समझ में आ रही बात है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तार टूट के गिर गया, ट्रांसमिशन लाइन जा रही थी और मान के चलते हैं कुछ भी कोई वजह हुई जिसकी वजह से तार टूट के एक फेस नीचे गिर गया ना, ये जो फेस का तार टूट गया जो आप देखते हो कॉलोनी में, या ट्रांसफॉर्मर जल गया, ट्रांसफॉर्मर जो था वो बर्नआउट हो गया। ठीक है, तो ये जो तरीके के फॉल्ट होते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल परसिस्टेंट फॉल्ट। तो आप कई बार देखते हो कि रात के समय में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिजली जाएगी, देन बहुत ही मिनट या एक आध मिनट में या कुछ सेकंड में बिजली वापस आ जाती है ना, तो मतलब गई और आ गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिएंट फॉल्ट। कि भाई मान लेते हैं कोई दिक्कत आई और क्या हुआ कि सिस्टम ने सप्लाई को ऑफ करा, देन वापस से ऑन कर दिया, तो वो जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, और आपका सिस्टम जो हो गया वापस से रिस्टोर हो गया। दिस टाइप ऑफ इज नोन एज ट्रांजिएंट फॉल्ट। और कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ही जल गया, कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया, तार टूट गया आंधी तूफान में, तो अब क्या होगा, एक मतलब कई घंटे लाइट नहीं आएगी। समझ में आ रही बात है, ये तब तक नहीं आएगी, मतलब भले ही हम ऑन करें ऑफ करें, तार टूट गया तो तार टूट गया, जब तक उसे रिपेयर नहीं करा जाएगा, जब तक उसे हम लोग प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं होगा मैनुअली, तब तक लाइट को रिस्टोर नहीं किया जा सकता सिस्टम को। तो इस तरीके के फॉल्ट जो होते हैं वो परसिस्टेंट फॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजिएंट फॉल्ट जैसे कि ये हो गया कि मान लेते हैं कोई पेड़ का जैसे तार जा रहा था, अब पेड़ उससे थोड़ी देर के लिए टच हुआ, मोमेंटरी ट्री कांटेक्ट हो गया। ध्यान रखना ट्री का कांटेक्ट मोमेंटरीली है, ऐसा नहीं कि पेड़ गिर गया। एक बात समझ लो बहुत ध्यान से, मान लेते हैं कि पेड़ की कोई हवा चली और जो तार था उससे पेड़ की कोई ब्रांच जो थी वो दो तारों से टच हो गई, तो ऐसे में क्या होगा कि दो तारों से क्योंकि कुछ ब्रांच टच हो गई तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज नोन एज ट्रांजिएंट। मोमेंटरीली हुआ, देन हवा वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और पेड़ हट जाएगा। समझ में आ रही है, तो इस तरीके का मोमेंटरी। अब पेड़ टूट के ही गिर गया ट्रांसमिशन लाइन पे, तो ये हो गया परसिस्टेंट फॉल्ट, कि जब तक पेड़ को हटाओगे नहीं आके तब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है कि बर्ड का कांटेक्ट हो गया, मान के चलते हैं आपने देखा ही होगा चिड़िया उड़िया ये सब बैठी रहती हैं, अब मान के चलते हैं या गिलहरी है, अब गिलहरी रास्ता पार कर रही थी, अब वो दो तारों के बीच में एक साथ टच हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों तार आर और वाई फेज के हैं तो आपस में शॉर्ट हो गए। और इस तरीके का जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे शॉर्टिंग क्यों की हो गई, तो इससे क्या होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांजिएंट फॉल्ट। अब ट्रांजिएंट क्यों कह रहे हो उसे, क्योंकि चिड़िया मान लेते हैं छू गई तो चिड़िया जल के मर जाएगी, तो विद इन अ सेकंड वो राख बन के नीचे गिर जाएगी, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे पावर को ऑफ करें एंड देन विद इन अ सेकंड हम पावर को दोबारा ऑन करें, तो ये चिड़िया तब तक जल के मर चुकी होगी और क्लियर हो गया होगा फॉल्ट, इसलिए इसको ट्रांजिएंट में कहा जा रहा है। ऐसे ही जैसे लाइटनिंग है कि भाई बिजली गिरी है ना, और बिजली गिरी, हमें डर था, जैसी बिजली गिरी हमने सिस्टम को ऑफ करा, देन दोबारा ऑन करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा।
ऐसे ही आर्किंग हो गई, मान के चलते हैं कि रास्ते में जो एयर है, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, ये अर्थ, ये ग्राउंड है आपका नॉर्मली, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान के चलते हैं यहाँ की जो एयर है वो क्या हुआ, आयोनाइज हो गई बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर आर्किंग हुई, आर्किंग हुई, पीछे से हवा आई, इन आयंस को उड़ा के ले गई। आर्किंग जब हुई, हमने क्या करा, पावर को ऑफ कर दिया। विद इन अ सेकेंड हवा चल रही लगातार, आंधी तूफान, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल थे जिनमें आयनाइज हो गए थे, उनको ये नई हवा, फ्रेश एयर उड़ा के ले जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कुछ सेकंड बाद दोबारा सप्लाई को ऑन करेंगे तो अब यहाँ पर नए एयर पार्टिकल्स आ गए होंगे, और वो नए जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वापस से रिस्टोर हो गई। तो ये क्या हुआ, आर्किंग हुई एंड देन उसके बाद वापस से रिस्टोर हो गई। समझ में आ रही बात ये। सो इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं ये कहलाती हैं आपकी जैसे आर्किंग टू ग्राउंड। सो दीज टाइप्स ऑफ फॉल्ट आर नोन एज ट्रांजिएंट फॉल्ट। अच्छा एक बात और समझ लो, मैं मेनली, हमने जो लेक्चर की स्टार्ट करी है तो हम ट्रांसमिशन सिस्टम को लेके चल रहे हैं और मेनली हम ट्रांसमिशन सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है केवल ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में होते हैं फॉल्ट, आपके बहुत जगहों पे होते हैं, जनरेटर में भी होते हैं, ट्रांसफार्मर में भी होते हैं, स्विच गियर में भी हो सकते हैं। बट हम लोग सीटी ब्लास्ट हो जाता है, कभी कभी पीटी खराब हो जाता है, ये सब समस्याएं होती हैं। बट क्योंकि आने वाले समय में लेक्चर कवर करूंगा कि मैक्सिमम फॉल्ट कहाँ होते हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो फॉल्ट के चांस हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ना ओपन टू एनवायरनमेंट है, ठीक है, ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो क्योंकि ओपन टू एनवायरनमेंट है तो इनमें फॉल्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम पूरा का पूरा फोकस जो है अभी ट्रांसमिशन लाइन पे लेके चल रहे हैं। फॉल्ट सब जगह होते हैं, बट क्योंकि अगर आपने कभी प्लांट विजिट करा हो, कोई भी प्लांट, तो आपने देखा होगा कि उसका जो जनरेटर होता है वो बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में रखा होता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर होता है, उसके आसपास खूब सारी प्रोटेक्शन होती है, सब स्टेशन में रखा होता है बड़े सिक्योरली। इसी तरीके से जो CTPT हैं ये सब बड़े सिक्योर होते हैं, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रखे होते हैं, इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए इनके खराब होने के चांसेस या फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या ऐसा है, ऐसी ओपन टू एयर बिछी होती हैं और हर जगह से होकर निकल रही होती, नदियाँ हैं, है ना, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सब जगह से होकर जा रही होती हैं, तो इसलिए उन पे फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम उनको थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं केवल ओवर ट्रांसमिशन लाइन, मैं बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में, बहुत डिटेल में लेक्चर कवर करेंगे सीरीज, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको जो मैंने अभी बताया ना ट्रांजिएंट की, भाई हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह कोई फॉल्ट होगा तो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे, देन वापस से कुछ सेकंड बाद ऑन कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटो रिक्लोजिंग। समझ में आ रहा है कि एक बार हमने क्या करा, ओपन करा एंड देन वापस से हमने इसको क्लोज कर दिया, उतने में ट्रांजिएंट फॉल्ट क्लियर हो जाता है ज़्यादातर चांसेस में। तो दिस प्रोसेस नोन एज ऑटो रिक्लोजिंग, सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे उसके ऊपर, अभी आप समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो ऑन ऑफ करना, ठीक है, एंड देन वापस से ऑन कर देना बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, वो कहलाता है ऑटो रिक्लोजिंग। ऑटो रिक्लोजिंग से केवल ट्रांजिएंट फॉल्टी मैटर सॉल्व होता है। भाई अगर ऐसा कुछ केस है जिसमें कि बहुत ही ट्रांजिटरी दिक्कत आई है, वो हम ऑन ऑफ करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पेड़ टूट के गिर गया है, लाइन खराब हो गई है, ट्रांसफार्मर जल गया है, तो ऑटो रिक्लोजिंग वहां पर काम नहीं करती। तो याद रखना, कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई ऑटो रिक्लोजिंग से किस टाइप के फॉल्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, तो भाई ऑटो रिक्लोजिंग से ट्रांजिएंट फॉल्ट को हम लोग क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं परसिस्टेंट फॉल्ट की। तो परसिस्टेंट फॉल्ट जैसे कि सिस्टम में आग लग गई, सब स्टेशन जल गया, ट्रांसफार्मर जल गया, या फिर मैक्सिमम परसिस्टेंट फॉल्ट अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो आते हैं अंडरग्राउंड केबल में। कि भाई वैसे तो केबल की लाइफ बहुत अच्छी होती है और बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि जो ओवर ट्रांसमिशन लाइन है वो क्लोज, वो क्योंकि ओपन टू एनवायरनमेंट है, वहीं पर जो केबल होता है वो हमने प्रॉपर अंडरग्राउंड बनाया होता है, तो उसकी लाइफ अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन एक बार अगर केबल डैमेज हो गया ओवरलोडिंग की वजह से, हीटिंग होने की वजह से, इंसुलेशन फेलियर की होने की वजह से, तो उसको हम लोग ऑटो रिक्लोजिंग से सही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ये ट्रांजिएंट फॉल्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ना तो वहां पे पेड़ गिरेगा, ना वहां पे कोई जानवर टच करेगा, कोई जानवर चिड़िया बैठेगी, तो ये सारी चीज़ें ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में होती हैं। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो फॉल्ट ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं वो होते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट। मतलब ट्रांजिएंट फॉल्ट अगर होंगे तो ओवर ट्रांसमिशन लाइन में होंगे। अंडरग्राउंड केबल में अगर कोई फॉल्ट होगा तो बेसिकली वो परसिस्टेंट होगा, पूरी टीम लगेगी। इसको मैंने अपने लेक्चर में कवर करा था, केबल का लेक्चर आपने सीरीज मेरी देखी होगी, 12-13 लेक्चर की सीरीज है, उसके अंदर मैंने पूरा कवर करा है कि कैसे फॉल्ट होता है, कैसे फॉल्ट को डिटेक्ट करा जाता है और कैसे उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करा जाता है, किस टाइप का फॉल्ट है, इसकी भी हम लोग अंडरग्राउंड जानकारी हासिल करते हैं बिना जमीन को खोदे। बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने भी जब इसको लेक्चर तैयार करा था मेरे को बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे पता चला कि अच्छा बिना जमीन को तोड़े ओड़े ये काम करते हैं। आप जाके देखना,
बिल्कुल एक मूवी जैसा मैंने लेक्चर तैयार करा है, मजा आएगा आप लोग को, और अगर आपने देख रखा है तो बता रहा कि हाँ सर मजा आया आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो फॉल्ट में जो केबल में जो फॉल्ट होंगे वो मैक्सिमम जो होंगे वो परसिस्टेंट फॉल्ट ही होंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो दो तरीके के फॉल्ट होते हैं जो कि मतलब सबसे ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, एक होता है अनसिमेट्रिकल एंड द अदर वन द सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल को हम लोग बैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं और अनसिमेट्रिकल को अनबैलेंस्ड फॉल्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? तो अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया, जैसे आपको पता है 3 फेज सप्लाई है, आर वाई बी, आर वाई बी। अब अगर मान के चलते हैं केवल एक फेज में होगा या 2 फेज में होगा, ठीक है, यानी कि आर में हो या आर और वाई में हो, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। मतलब एक तार टूट गया या एक तार शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या 2 तार शॉर्ट सर्किट हो गए, 2 तार टूट गए, तो इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, ओपन भी मतलब शॉर्ट सर्किट वाला भी और ओपन सर्किट भी। समझ में आ रही बात? ये तो जब भी कोई भी चीज किसी भी तरीके की कह सकते हो एक्सीडेंट या घटना केवल एक के साथ हो या 2 के साथ हो, वो हम कहेंगे वो कैटेगरी आएगी अनबैलेंस्ड की। वहीं पर अगर कोई घटना सबके साथ हो रही है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स लगाया गया और केवल हमने जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर लगा दिया तो अनसिमेट्रिकल हो गया, छोटे लोगों पे लगा दिया तो भी अनसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर हमने अपर मिडिल एंड लोअर क्लास तीनों पे लगा दिया तो हम कहेंगे सिमेट्री है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये तो ये हो जाती है सिमेट्री। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते तीनों फेज इन्वॉल्व हैं और तीनों के तीनों फेज आपस में चिपके और ग्राउंड से टच हो गए, या तीनों फेज इन्वॉल्व थे और वो आपस में चिपक गए, तो इस तरीके का जो फॉल्ट होगा, ठीक है। अब देखो शॉर्ट सर्किट हुआ, इस केस में शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, पर तीनों के साथ हो रहा है, तीनों के तीनों इन्वॉल्व है, तीनों आपस में टच हुए और ग्राउंड से टच हो गए। मतलब ये कब होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ गिरा, तीनों पे गिरा और ग्राउंड से टच हो गया, तो ये क्या होगा? ऑल 3 फेसेस इन्वॉल्व, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो यहाँ पे ट्रिपल एल मतलब 3 लाइनें हैं ना, L1 L2 L3, तो 3 लाइनें हैं तो यहाँ से वर्ड आ गया ट्रिपल एल, और ग्राउंड क्योंकि इन्वॉल्व है तो ट्रिपल एल जी। वैसे यहाँ पर 3 लाइनें इन्वॉल्व हैं, ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रिपल एल, सिंपल। समझ में आ रही बात है? सो दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज बैलेंस्ड फॉल्ट, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, अगर 2 लाइनें, एक केवल कंडक्टर अगर आपका जैसे आर वाई बी है तो बी केवल ग्राउंड हो जाए, उसको हम एल जी कह देंगे, या 2 कंडक्टर टच होकर ग्राउंड हो जाएं तो एलएलजी, मतलब 2 लाइनें टच हुई और ग्राउंड टच हो गया, या फिर 2 लाइनें आपस में टच हो जाएं, इस तरीके की फॉल्ट को, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम कह देते हैं एलएल फॉल्ट। समझ में आ रही बात है? ये तो रही शॉर्ट सर्किट की बात। यही सेम केस ओपन में भी हो सकता है, ओपन सर्किट फॉल्ट आगे चल के बताऊंगा मैं। जैसे कि मान के चलते हैं एक लाइन ओपन हो गई, ठीक है, तो अगर एक लाइन ओपन हो गई या 2 लाइनें ओपन हो गई तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस्ड फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। वहीं पर क्या होता है, अगर तीनों की तीनों लाइनें ओपन हो गई, आर वाई बी तीनों फेज ओपन हो गए, तो दिस पर्टिकुलर फॉल्ट इज नोन एज ओपन सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एल जी एल एल जी इसी के कॉन्सेप्ट पे दिया गया, कितनी एल एल मतलब 2 लाइनें, लाइन 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 ग्राउंड, एंड एल जी मतलब लाइन ग्राउंड, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ करंट की एक तीसरी कैटेगरी जिसकी बेसिस हम लोग फॉल्ट को कैटेगराइज करते हैं, तो भाई उसके अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, ठीक है। तो करंट की कैटेगरी क्या? शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा फॉल्ट जिसके अंदर करंट जो है वो डाइवर्ट होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो लगभग रिड्यूस्ड हो जाता है क्लोज टू 0। मतलब करंट जो जाना था पॉइंट 1 से ट्रांसमिशन लाइन साइड से, जनरेशन साइड से रिसीविंग एंड की तरफ, वो वहां ना जाके क्या होगा, रास्ते में से ही डाइवर्ट हो जाएगा, और ये जो डाइवर्जन होगा वो बिकॉज ऑफ 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये वहीं पर ओपन सर्किट में क्या होता है कि जो करंट का रास्ते का जो पाथ होता है, ठीक है, उसका रास्ता जो होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ हम लोग बढ़ा देते हैं। यानी कि 2 चीजें हो रही हैं, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट का जो पाथ था उससे डाइवर्ट करा जा रहा है बाई प्रोवाइडिंग 0 रेजिस्टेंस पाथ, और ओपन सर्किट में क्या हो रहा है कि जो करंट का पाथ था उसके रास्ते में हैवी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? है जनरली हम लोग ओपन सर्किट को इन्फानाइट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए मैंने इन्फानाइट लिख दिया है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर एलजी फॉल्ट हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या करा, जो रास्ता था भाई करंट को यहाँ से यहाँ जाना था, बट हमने क्या करा, एक ये शॉर्ट रास्ता दे दिया, शॉर्ट रास्ता, शॉर्ट पाथ, और इस पर्टिकुलर पाथ का रेजिस्टेंस जो था उसको 0 कर दिया, तो करंट यहाँ ना जाके क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो देखो क्या हुआ, करंट इज डाइवर्टेड, भाई यहाँ जाना था लेकिन डाइवर्ट कर दिया गया, और रेजिस्टेंस जो था वो रिड्यूस टू 0 कर दिया गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट की, तो करंट को ऐसे जाना था लेकिन हमने क्या करा,
बीच में ओपन सर्किट कर दिया, मतलब क्या हुआ बीच में, यानी कि इतने पर्टिकुलर पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, इन्फानाइट। भाई ओपन सर्किट जनरली किस कैटेगरी में आता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू इन्फानाइट कैटेगरी में आता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो ओपन सर्किट करने का मतलब क्या हुआ कि पाथ का रेजिस्टेंस हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर जो पाथ है उसको डाइवर्ट करते हैं और रेजिस्टेंस को जीरो करते हैं। बाई डाइवर्ट करा ही इस तरीके से जाता है रेजिस्टेंस जीरो का पाथ प्रोवाइड करके। ओपन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा जाता है, इन्फानाइट करा जाता है, समझ में आ रही, और पाथ को ब्लॉक करा जाता है। इसके अंदर हम करंट के जो पाथ है उसको पाथ को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक करा जा रहा है, इसमें डाइवर्ट करा जा रहा है, ये एक मेजर डिफरेंस है। इसमें रेजिस्टेंस को जीरो और इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है, समझ में आ रही होगी। तो ये कैटेगरी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नाउ जो शॉर्ट सर्किट है इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो तो पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। वहीं पर जो ओपन सर्किट फॉल्ट है इसके अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए इन दोनों में से, ये दो टाइप के जो फॉल्ट हैं इसमें से सबसे ज़्यादा सीवियर होता है ये वाला, मोस्ट डैमेजिंग। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जब भी आग लगेगी तो वो करंट के फ्लो से ही लगती है, क्योंकि हीटिंग जो होती है I²RT वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट का बढ़ रही है करंट की वैल्यू, तो ऐसे में जो ये वाला शॉर्ट सर्किट केस होता है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए सीवियर होता है, समझ में आ रही बात ये। उसके अंदर कैटेगरी भी है कि कौन सा ज़्यादा सीवियर होता है, अभी उसको आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये सीवियरिटी मोर सीवियर होता है कंपेयर टू द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या है कि भाई तार टूट गया यार, पावर नहीं जाएगी, ठीक है, तो ये भी फॉल्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन जनरली जब हम लोग फॉल्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो मेनली यूज करा जाता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट के लिए करा जाता है। याद रखना कि जनरली अगर हम कह रहे हैं ना कहीं फॉल्ट हो गया तो जनरली वी आर सिग्निफाइंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो फॉल्ट, जैसे अगर तुमसे कहूं मैं कि फॉल्ट हो गया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गई होगी। याद करो, देखो है ना, जब भी हम कहते हैं कि फॉल्ट हुआ तो आप कहोगे अच्छा फॉल्ट हो गया है, करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी। तो करंट की वैल्यू बढ़ गई किसमें, शॉर्ट सर्किट में। तो जनरली जो फॉल्ट का शब्द है वो मेनली यूज करा जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को डिनोट करने के लिए। ओपन सर्किट के लिए हम लोग फॉल्ट का इस्तेमाल शब्द का नहीं करते, हमें बताना पड़ेगा कि ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है। तुम कहोगे अच्छा अरे यार ओपन सर्किट फॉल्ट है, समझ में आ रही बात, ये तो टेंशन नहीं। तो मतलब ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये वर्ड जो है फॉल्ट, ये स्पेसिफिकली डिनोट करा जाता है जनरली, मतलब जो कहते हैं ना बाई कन्वेंशन कि भाई शॉर्ट सर्किट के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रिएक्टिव पावर Q है, तो जनरली जो Q होती है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। मैंने अपने बेसिक लेक्चर में पावर सिस्टम बताया था। और जब हमें लीडिंग रिएक्टिव पावर को बताना होता है तो स्पेशली लिखना पड़ता है लीडिंग VARs। तो जनरली अगर कहीं Q लिखा हुआ है तो सिंपली वो डिनोट करेगा लैगिंग VARs को। तो वैसे ही जनरली अगर कहीं फॉल्ट लिखा हुआ है तो वहां पे वो डिनोट करेगा शॉर्ट सर्किट को। और अगर ओपन सर्किट हुए तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इट्स इज ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में मैंने जो बेसिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, और इसको मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो मैंने कवर करता हूं वहां पर मैंने इसको कवर करा था, पावर सिस्टम का टाइप्स ऑफ फॉल्ट। वहां पे मैंने सारी वो कंडीशन बताई हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट में होंगी, जैसे LG की क्या कंडीशंस होती हैं, सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होते हैं, किस में कंपोनेंट क्या होंगे, किस में सीरीज में जुड़े होंगे सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, और कौन सीवियर है, ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में कवर करी हैं। आप जाके देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हैं तो इसके लिए मैं टाइम नहीं लूँगा। हमारा पूरा फोकस इस सीरीज़ में रहेगा कि हम बेसिक कवर करते हुए जल्दी से स्विच गियर प्रोटेक्शन में पहुँचे। तो फॉल्ट के बारे में बेसिक मैंने बता दिया, बाकी इसके अंदर की जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो मैंने इस लेक्चर में कवर करी हैं। और फॉल्ट के ऊपर इन डेप्थ लेक्चर जो होगा वो जब हम लोग पावर सिस्टम की सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर हम इसको कवर करेंगे। पावर सिस्टम 2 के नाम से इंट्रोड्यूस होगी, तो वहां पर हम लोग फॉल्ट को और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर की जो PDF कॉपी है अगर आपको चाहिए तो आप अपना अपग्रेड करा लो। प्राइम मेंबरशिप यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है, इसको जस्ट स्कैन करो, और वहाँ पे अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो प्राइम मेंबर ले लो। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको PDF नोट्स भी अगर चाहिए तो आप सुपर प्राइम मेंबर को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर आपको पुराने नोट्स चाहिए तो जितने भी मैंने 150 प्लस लेक्चर के नोट्स हैं तो वो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको उसको एक सर्टेन उसकी कॉस्ट है, आई थिंक 199 कॉस्ट है, वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप किसी AE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूथ पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के जितने भी JEE और AE के एग्जाम्स हैं वो सब के सब कवर किए गए हैं, और मैंने 5 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने कवर करा है, तो आप जाके देख सकते हो, ये प्राइम ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है।
और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो दिस इज जस्ट फर्स्ट लेक्चर, और अब हम लोग धीरे धीरे इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरी सीरीज़ को हम ख़त्म करके ही तब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, इसके बारे में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।